दोस्तों, आज हम अशोक महान का मूल्यांकन से संबंधित सामग्री को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अशोक महान का मूल्यांकन यानी अशोक महान का मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि भारतीय इतिहास में सबसे पहला महान शासक अशोक ही हुआ है। यहाँ तक कि विश्व इतिहास में भी इनका विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। साथियों, आज हम अशोक के विषय में जो मूल्यांकन करेंगे, जो विश्व के बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस या महानता की श्रेणी में आने वाले जो शासक हैं या दार्शनिक हैं, या शासक दार्शनिक और जो उन्होंने धार्मिक कार्य भी किए हैं, उनका हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इन सब में अशोक के महान यानी विश्व के महान शासकों में अशोक का स्थान कहाँ ठहरता है। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे, ये वीडियो आपके लिए अशोक के विषय में जो जानना चाहते हैं उनके लिए विशेष जानकारी के लिए, या फिर जो वे ऐसे प्रतियोगी छात्र जो IAS या PCS की परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके मेंस एग्जाम के लिए ये बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण आंसर आपके लिए सिद्ध होगा। साथियों, आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख विश्व के महान शासक जो हैं वो हैं, पहला आता है सम्राट अशोक महान, दूसरा सिकंदर महान, तीसरा जूलियस सीजर, चौथा नेपोलियन, पांचवा कॉन्स्टेंटाइन, छठा आपका है एंटोनियस और सातवां है सेंट पॉल, आठवां खलीफा उमर, नवां अकबर, 10वां डेविड और 11वां है सोलोमन। साथियों, हम आपको बता दें, ये कॉन्स्टेंटाइन, एंटोनियस ये दोनों रोम के हैं। इसके अलावा ये डेविड और सोलोमन ये इजराइल से संबंध रखते हैं। जूलियस सीजर भी रोम का शासक है। नेपोलियन आपका फ्रांस से संबंध रखता है और सिकंदर महान ये ग्रीक शासक है, यानी मकदूनिया जो ग्रीक के अंदर छोटा सा प्रांत था, वहाँ का शासक आता है। साथियों, इन महान शासकों के विषय में विश्व के प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त इतिहासकार जो हुए हैं उनका अध्ययन किया है। इनका नाम हम आपके सामने बता रहे हैं। हमारा जो स्टडी का मेन आधार हमने बनाया है वो पहले हैं डॉक्टर आर मुखर्जी, दूसरे हैं डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी, तीसरे हैं डॉक्टर DR भंडारकर और चौथे हैं HG वेल्स, पांचवें नंबर पे आते हैं P नेशन ओवरसेल, छठे नंबर पे आते हैं चार्ल्स एलियट, सातवें नंबर पे आते हैं नीलकंठ शास्त्री जो साउथ इंडियन इतिहासकार हैं, आठवें नंबर पर डॉक्टर RC दत्त और 9वें नंबर पर JM मैकफेल विदेशी इतिहासकार हैं। चार्ल्स एलियट भी विदेशी हैं और नेशन ओवरसेल भी विदेशी हैं, HG वेल्स भी विदेशी हैं। आठवें चूँकि 9वें नंबर पर डॉक्टर JM मैकफेल हैं, ये भी विदेशी हैं। 9वें नंबर पर रिच डेविड्स ये भी विदेशी इतिहासकार हैं। इन सबों ने यानी विश्व के इन शासकों, महान शासकों के विषय में पढ़ा और उनके विषय में इस निष्कर्ष निकाला। इसी को आधार बनाते हुए हम अपना अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। साथियों, विश्व इतिहास भारतीय इतिहास में ही नहीं वरन विश्व इतिहास में अशोक का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अशोक के विषय में हमें पर्याप्त जानकारी साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इन प्राप्त जानकारियों से हमें पता चलता है, यानी पुरातात्विक और साहित्यिक जानकारी से पता चलता है कि वह एक कुशल विजेता, सफल प्रशासक और एक तरह से आदर्श धार्मिक नेता के रूप में दिखाई देता है। उसमें एक सशक्त महानतम शासक के समस्त गुण दिखाई देते हैं, जिसमें उस चंद्रगुप्त जैसी प्रतिभा, चंद्रगुप्त जैसी शक्तियाँ, समुद्रगुप्त जैसी प्रतिभा और अकबर जैसी सहिष्णुता हमें सम्राट अशोक महान में दिखाई देती है। और इसके साथ साथ मार्कस
और लियस जैसी दार्शनिकता भी सम्राट अशोक में दृष्टिगोचर होती है। इनमें उसमें महान शासक के अर्थात भारतीय महान सम्राट अशोक में महान शासकों के वे समस्त गुण दृष्टिगोचर होते हैं जो विश्व के किसी अन्य महान शासक में इतने गुणों का संगम दिखाई नहीं देता। वस्तुतः अशोक के आरंभिक जीवन में कोई भी विलक्षण प्रतिभा दिखाई नहीं देती, यानी उसका आरंभिक जीवन बहुत सामान्य था। लेकिन 261 ईसा पूर्व में उसने जो कलिंग का युद्ध लड़ा है, 261 BC में ईसा पूर्व में उसने कलिंग का युद्ध लड़ा और कलिंग के युद्ध से उसके जीवन में एक निर्णायक मोड़ आता हुआ दिखाई देता है और उसमें वो समस्त तत्व अब समावेश होते हुए दिखाई देते हैं जो उसे एक महान शासक सिद्ध करने में सफल होते हैं। बहुत से इतिहासकारों ने सम्राट अशोक की तुलना विश्व के महान शासकों से करते हुए उसका मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। इन बहुत से विश्व के और भारत के यानी देशी विदेशी इतिहासकारों में प्रमुख स्थान, जैसा कि मैंने अभी ये बताया, इन इतिहासकारों का नाम आता है। इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया और कुछ निष्कर्ष निकाला। इन महान सम्राटों यानी इन इतिहासकारों ने महान सम्राटों, जैसा कि मैंने अभी बताया था, सम्राट अशोक महान, सिकंदर महान, जूलियस सीजर, नेपोलियन, कॉन्स्टेंटाइन, एंटोनियस, सेंट पॉल, खलीफा उमर, अकबर, डेविड, सोलोमन, इन सब में यानी सबको इन इतिहासकारों ने पढ़ा है और इनका मंथन किया और पाया कि इन सब में उन गुणों का संगम नहीं पाया गया जैसा कि इस भारतीय सम्राट अशोक महान में पाया जाता है। वस्तुतः इनमें से सिकंदर आपका ये सिकंदर, जूलियस सीजर और नेपोलियन, ये जो तीन शासक हैं, जो महान शासक हैं, ये निश्चित रूप से अगर इनका अध्ययन करें तो हमें दिखाई देता है ये युद्ध कौशल में और विजेता के रूप में अशोक से आगे दिखाई देते हैं। लेकिन महानता का मापदंड विजेता, युद्ध कौशल में विजेता होना या साम्राज्य विस्तार नहीं होता। ये तीनों ही जो महान शासक या विजेता हैं, चाहे वो सिकंदर हो, जूलियस सीजर हो या फिर नेपोलियन हो, तीनों ही विजेता, क्रूर, निर्दयी और रक्त पिपासु ही दिखाई पड़ते हैं, जो अपने साम्राज्य के लिए मानवतावादी समस्त सीमाओं को लांघते चले गए और क्रूर कार्यों को किया, हत्याएं की और आताताई के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इस संदर्भ में H.G. वेल्स का मानना है, विदेशी इतिहासकार H.G. वेल्स हैं, उनका मानना है सिकंदर शक्तिशाली, जैसे ही शक्तिशाली हुआ उसमें शक्तियों का समावेश हुआ तो वो और प्रचंड हो गया और मदान्ध हो गया। उनका मानना है वो इतनी शराब पीता था कि जमकर शराब पीकर जमकर लोगों की हत्याएं करता था और 33 वर्ष की आयु में 323 ईसा पूर्व में, यानी 33 वर्ष की आयु में 323 BC में इसकी 323 BC में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। बेबीलोन जिसे आज बगदाद कहते हैं, यहाँ वो मर गया। इसी प्रकार 54 वर्षीय शासक जूलियस सीजर, यानी जो जूलियस सीजर था ये 54 वर्ष का था, ये जब तो 54 वर्ष का शासक जब हुआ ये जूलियस सीजर, तो ये भी उन कार्यों में संलग्न हो गया जिसमें इसे नहीं होना चाहिए। यानी जूलियस सीजर लंपट, उच्छृंखल और भोग विलासी ही दिखाई देता है। यानी ये वर्षों तक मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा पर धन लुटाता रहा। यानी चूंकि रोम का शासक था तो रोम का सरकारी खजाना मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा पर लुटाता रहा और उसके साथ रंगरेलियाँ मनाता रहा। इसीलिए वो भी एक तरह से जो महान शासक को जो कार्य करने चाहिए और जो नहीं करने चाहिए वो, यानी वो तो इसने नहीं किए और जो नहीं करने चाहिए वो कार्य करता हुआ दिखाई देता है।
रही बात फ्रांस के शासक नेपोलियन की, तो उसमें भी यानी कोई गंभीरता दिखाई नहीं देती। उसमें भी कोई ऐसा सृजनात्मक कार्य नेपोलियन बोनापार्ट ने नहीं किया और कोई ऐसा निस्वार्थ कार्य नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। ये तीन वो भी इनकी तीनों यानी दोनों जो कि जूलियस सीजर या सिकंदर की तरह रक्त पिपासु ही सिद्ध हुआ, यानी वो भी रक्त बहाता रहा। हम आपको बता दें, ये तीनों शासक चाहते तो ये अपनी शक्ति का सदुपयोग करके विश्व का कल्याण कर सकते थे, विश्व यानी मानवतावादी कार्य कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी शक्ति का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग ही ये किया, अर्थात ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते ही दिखाई देते हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त अनेक विद्वानों ने सम्राट अशोक महान की तुलना कॉन्स्टेंटाइन, एंटोनियस, सेंट पॉल, अकबर आदि से भी की है, और उनमें भी यानी उनमें कोई भी ऐसी बहुमुखी प्रतिभा का धनी कोई दिखाई नहीं देता जितना कि ये भारतीय सम्राट अशोक महान। कॉन्स्टेंटाइन रोम का शासक था। निश्चित रूप से वह अपने वो एक धर्म चलाता है और धर्म का प्रचार प्रसार करता है, धर्म चलाता है, धर्म का प्रचार प्रसार करता है, लेकिन आगे चलकर उसने जो चलाया धर्म वो भी खिचड़ी होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कल्याणकारी कार्यों में कॉन्स्टेंटाइन भी, रोमन सम्राट भी भारतीय सम्राट अशोक महान से बहुत पीछे रहता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर भंडारकर का मानना है कि आदर्श और उदारता के मामले में भंडारकर का मानना है, जो इतिहासकार भंडारकर हुए हैं, कि आदर्श उदारता के मामले में सम्राट अशोक से वह बहुत पीछे था, अर्थात सम्राट अशोक कॉन्स्टेंटाइन से आदर्श उदारता के मामले में बहुत आगे था। धार्मिक निपुणता में भी सम्राट अशोक का स्थान रोमन सम्राट एंटोनियस से कहीं कोसों आगे था, यानी धार्मिक रूप से ये सम्राट अशोक महान जो रोमन सम्राट दूसरा जो हुआ है एंटोनियस, उससे भी बहुत आगे दिखाई पड़ता है। प्रस्तुत अकबर महान भी अशोक महान की तुलना में कहीं भी ठहरता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर इतिहास को विस्तार से अकबर के इतिहास को पढ़ें और सम्राट अशोक के इतिहास को पढ़ें, आपस में उनकी तुलना करें, तो हमें अकबर भी अशोक महान के सामने कहीं टिकता नजर नहीं आता। इतना अवश्य है कि अकबर अशोक महान की नीतियों का अनुसरण करता हुआ जरूर दिखता है, और अकबर अशोक की नकल करते हुए, जैसे अशोक महान ने धम्म चलाया, एक धर्म चलाया जो नैतिक सिद्धांतों की एक श्रृंखला थी, उसी प्रकार से अकबर महान भी उसका अनुसरण करता हुआ दीन इलाही, या जिससे सरकारी नाम जिसका तौहीद इलाही धर्म था, उसको उसने शुरू किया। लेकिन हम आपको बता दें, अकबर पहले मायावी यानी दुनियावी व्यक्ति था। वह दीन इलाही के लिए अपने साम्राज्य को दांव पे लगाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो हर कीमत पे अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें तब दिखाई देता है जब अकबर दीन इलाही धर्म चलाता है, तो मुस्लिम उलेमा वर्ग होता है या मुस्लिम वर्ग होता है, उसके विरोध में उठ खड़ा हुआ होता है, और जैसे ही मुस्लिम वर्ग सम्राट अकबर यानी अकबर महान के विरोध में जैसे ही मुस्लिम वर्ग उठ खड़ा होता हुआ अकबर देखता है, तो वह अपने दीन इलाही धर्म को रोक देता है और उस ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि जो दीन इलाही धर्म के जितने भी अनुयायी होते हैं उसको पकड़वा लेता है और पकड़वा के देश निर्वासित कर देता है, और जब बलपूर्वक उन्हें अफगानिस्तान भेज देता है। यहाँ पर हमें अशोक अकबर से बहुत आगे दिखाई देता है। ठीक साउथ इंडियन इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री सही कहते हैं कि अकबर से ज़्यादा मानव प्रकृति को समझने का अनुभव अशोक महान को था। यानी अशोक महान, उनका कहना है, नीलकंठ शास्त्री का कहना है कि मानव प्रकृति का सम्राट अशोक महान को अकबर की अपेक्षा बेहतर ज्ञान था। यही कारण था यहाँ पर अशोक का धम्म तो सफलतापूर्वक निरंतर चलता रहा, लेकिन अकबर का जो दीन इलाही धर्म होता है वो उसके ही समय में धराशायी हो जाता है, उसे समाप्त घोषित करना पड़ता है।
सम्राट अशोक महान सम्राट अशोक महान ने जो शासन किया वो उसमें प्रजा वत्सल की भावना दिखाई पड़ती है, अर्थात वह घोषणा करता है अपने शिलालेखों में, वह अपनी जनता को पुत्र के समान समझता है, अपनी संतान के समान समझता है। अर्थात जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के लिए हर तरह से कल्याण के लिए सोचता है, सम्राट अशोक महान भी अपनी प्रजा के लिए उसी तरह से पुत्र की भांति अपनी प्रजा के कल्याण के लिए निरंतर सोचता है और उनके लिए कार्य करने पर तत्पर रहता है। छठे शिलालेख में हमें पता लगता है, छठे शिलालेख से पता चलता है कि सम्राट अशोक अपने प्रशासन शासन के लिए बहुत ही सतर्क रहता था, जैसा कि छठे शिलालेख में कहा गया है। यानी सम्राट अशोक महान स्वयं ही घोषणा करता है, चाहे मैं रसोई घर में हूँ या अंतापुर में, अंतापुर यानी जनान खाना यानी बेडरूम उसका, चाहे वहाँ हूँ या मैं पार्क यानी उद्यान में हूँ, मेरे रिपोर्टर यानी प्रतिवेदक मुझे तुरंत सूचना दे। यानी इससे ये साफ होता है वह शासन और प्रशासन के लिए बिल्कुल ही नहीं लापरवाह था, बहुत ही सतर्क था। इसके साथ साथ अशोक महान ने अपने यानी जो उसने मार्ग बनवाए, उन मार्गों में जगह जगह कुएं खुदवाए और उनके किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी या कोई समस्या ना हो। यानी उसने अपनी जनता का पूरा ख्याल रखा। इतना ही नहीं, मानव कल्याण के लिए ही उसने कार्य नहीं किया, बल्कि उसने उसके साम्राज्य में जो पशु थे उनकी भी जनगणना करवाई और उनके उपचार के लिए, उनकी देखरेख के लिए उसने पशु चिकित्सालय खुलवाए और पशुओं चिकित्सालय के साथ साथ उनके लिए औषधालय का भी प्रबंधन किया, यानी उनकी दवाइयों का भी प्रबंधन किया। अशोक यहाँ पर विश्व के तमाम शासकों से कई कदम आगे हमको दिखाई देता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, अशोक के समय में जो भी दुर्भिक्ष पड़े या अकाल पड़े, इसका प्रमाण हमें अशोक के समय में पड़े थे। इसका प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख शाहगौरा और महास्थान से प्राप्त होता है। शाहगौरा महास्थान से उसके अशोक के समय में यानी अकाल पड़ने का हमें प्रमाण मिलता है, लेकिन इन अकाल के समय अशोक द्वारा अपने राजकीय कोठारों से, अन्न भंडारों से वह जनता को, जो असहाय जनता होती है, वो मुफ्त में अनाज का वितरण करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा इसमें महागौरा और महास्थान और शाहगौरा अभिलेख में बताया गया है। अर्थात इससे ये पता चलता है अशोक अपनी जनता का, अपनी प्रजा का कितना ध्यान रखता था और कितना उसका जो प्रशासन था वो कल्याणकारी था। उसने संपूर्ण साम्राज्य में दंड समंत और व्यवहार समंत सिस्टम को लागू किया। दंड समंत और व्यवहार समंत अर्थात उसने संपूर्ण साम्राज्य में एक समान सिविल संहिता को लागू किया, यानी सबको समान दंड और सबके साथ समान व्यवहार, ऐसी पद्धति को लागू करके वास्तव में अशोक महान एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में स्वयं को स्थापित करते हुए दिखाई पड़ता है। इतना ही नहीं, वो एक आदर्श शासक के रूप में वो एक नैतिक सिद्धांतों की एक श्रृंखला को जारी करता है, जिसे हम उसे पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं। जो धम्म क्या था, धम्म एक नैतिक सिद्धांतों की श्रृंखला ही थी, जिसमें ये कहा गया था, यानी अशोक ने अपनी जनता को ये संदेश दिया कि सभी लोग ब्राह्मणों, भिक्षुओं, ज्ञानियों, बुजुर्गों, माता पिताओं और अपने माता पिताओं और अपने से बड़े लोगों का सभी लोग सम्मान करें। अर्थात ऐसा समाज जहाँ इस तरह की प्रक्रिया हो, मतलब इस तरह की सिस्टम लागू हो, ऐसा समाज एक आदर्श समाज ही हो सकता है। अशोक ने अपने समय में एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की, ऐसे सिद्धांतों को समाज पर लागू करने की कोशिश की। पहली बार अशोक ने वैदेशिक संबंधों पर, यानी विदेशी राजाओं के साथ संबंध स्थापित करने पर बल दिया और इसी समय उसने मध्य एशिया के 5 राजाओं से संपर्क स्थापित किया और वहाँ पर अपने राजदूत भेजे और वहाँ के राजदूत इसके यहाँ आते हैं, अशोक महान के यहाँ आते हैं और अशोक अपना संदेश भेजता है। वहाँ के लोगों
वहाँ के राजाओं को यानी मध्य एशिया के 5 राजाओं के दिलों को ये धम्म नीति के माध्यम से जीत लेता है। इसको धम्म विजय के नाम से कहते हैं। अर्थात भारतीय सम्राट अशोक महान ने अपनी धम्म विजय मध्य एशिया में इन 5 राजाओं के यहाँ भी की, क्योंकि अपनी धम्म नीति या नैतिक सिद्धांतों के आधार पर उनके दिलों को जीत लिया था। सच में अगर कहा जाए तो सम्राट अशोक विश्व बंधुत्व कुटुंबकम में विश्वास करता था। अर्थात संपूर्ण विश्व उसका परिवार है। जिस प्रकार परिवार में सभी कल्याण की सोचते हैं, अशोक इसी भावना पे काम कर रहा था और विश्व का वो कल्याण करना चाहता था। अर्थात अशोक जियो और जीने दो की नीति में विश्वास करता था कि सभी लोग प्रशंसा से जिए और अच्छी यानी बिना किसी के बिना अवरोध के, बिना किसी के हस्तक्षेप के जिए। अर्थात जियो और जीने दो की नीतियों में वे विश्वास करता था। सम्राट अशोक के समय में बहुसांस्कृतिक समाज था। सम्राट अशोक के सम्राट अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था। अर्थात आज का नेपाल का कुछ भाग, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यानी एक विशाल बृहत्तर भारत का पूरा भूभाग सम्राट अशोक के अधीन था। ऐसा इतना बड़ा भूभाग जिसमें बहुत सारी संस्कृति के लोग रहते थे और बहुत सारी भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते थे। अशोक महान ने अपनी काबिलियत, योग्यता से ही इन सब लोगों के बीच एकता को कायम रखा और साम्राज्य को सुदृढ़ बनाए रखा। सच में अगर देखा जाए अशोक की नीतियाँ आज के संदर्भ में भारत में, जो आज भी भारत बहुभाषी है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुसांस्कृतिक, बहुत सारी भारतवर्ष में संस्कृतियां हैं, अशोक की नीतियां आज के संदर्भ में भी भारत में प्रासंगिक होती हैं। हमारी सरकार को चाहिए अशोक की नीतियों को अगर लागू करे तो शायद हमारे देश में एक बहुत अच्छे एक समाज का को स्थापित किया जा सकता है। हमारे देश में ही नहीं, अशोक की नीतियाँ आज के विश्व पटल पर भी प्रासंगिक होती दिखाई देती हैं। जैसा कि हम आप सभी लोग देख रहे हैं, आज संपूर्ण विश्व में उथल पुथल का दौर जारी है। अगर सम्राट अशोक की नीतियाँ संपूर्ण विश्व में लागू कर दी जाएं तो वही सिद्धांत लागू हो जाता है, जियो और जीने दो में कोई किसी पे हमला ना करे, सभी लोग अपना विकास करें, अपने देश के समाज का उत्थान करें। ऐसे महान सम्राट की नीतियों की आज बहुत आवश्यकता है। आज वह उसकी नीतियाँ बहुत ही प्रासंगिक हैं। ऐसे सम्राट अशोक महान को सत नमन। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगली वीडियो आप तक हम बहुत जल्दी पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।